जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों तक 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में बहस चली। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया चिदंबरम भी इसमें शामिल हैं। इसके पहले इस घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की वजह से कई लोग जेल में आराम कर रहे हैं। मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, अनिल अंबानी की कंपनी के अधिकारी भी हैं, कुछ और कंपनियों के भी अधिकारी हैं। आपको बताएंगे कि यूपीए सरकार के मंत्रियों में इस घोटाले की वजह से, मौजूदा मंत्रियों में उठापटक चल रही है। 2G स्पेक्ट्रम आखिर है क्या? ये घोटाला है क्या? किसने क्या बेचा, किसने क्या खरीदा और ये घोटाला कैसे पकड़ में आया, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अभी हाल में घटित हुई कहानी बताता हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी न्यूयॉर्क गए हुए थे। उनके न्यूयॉर्क में जाते ही एक आरटीआई की एप्लीकेशन गई और प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस आरटीआई में डाली गई एप्लीकेशन के जवाब में बताया कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के दफ्तर से खत आया है, एक नोट आया है। उस नोट में यह लिखा हुआ है कि चिदंबरम साहब के वित्त मंत्री रहते हुए अगर सावधानी बरती जाती, यानी वित्त मंत्री चिदंबरम सावधानी बरतते तो ये घोटाला नहीं होता, नीलामी होती। लेकिन चिदंबरम साहब ने ये नहीं किया, ये नहीं होने दिया। चिदंबरम साहब घबरा गए या गुस्सा हो गए। उन्हें समझ में आ गया, वो खुद बड़े वकील हैं, उन्हें समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस घोटाले के ऊपर नजर रख रहा है, कहीं उसमें उनकी फसाहट ना हो जाए, तो वो सावधानी के तौर पर एक बड़े वकील के यहां गए। उन्होंने उस वकील से कहा आप हमारा मुकदमा लड़िए। लेकिन उस वकील ने उनसे पूछा कि क्यों, आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने बताया कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है और अगर मैं फंसा, मेरे ऊपर आंच आई, तो मैं अलमारी से एक कपड़ा नहीं निकालूंगा, मैं पूरी अलमारी नीचे गिरा दूंगा। मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब ये वो पूरी सरकार गिरा सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई आंच आई तो। ये अलग बात है, उन वकील ने उनका मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार में इतने घोटाले हैं, मैं किस किस का मुकदमा लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये जानना जरूरी है। ठंड दिल्ली में दस्तक देने ही वाली है, लेकिन पी चिदंबरम का नाम 2G घोटाले में आते ही यहाँ का राजनीतिक पारा अचानक काफी बढ़ गया है। अनुभवी प्रणब मुखर्जी के एक पत्र ने कांग्रेस से लेकर सरकार तक की मुश्किलें बढ़ा दी। ऊपर से इस पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका कि 2G घोटाले में चिदंबरम की भूमिका की जांच की जाए। स्वामी 2G घोटाले में याचिका करता है। उन्होंने वित्त मंत्रालय की ओर से पीएमओ को लिखी चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में पेश की है और इसी चिट्ठी के बुते स्वामी ने इस घोटाले में पी चिदंबरम की भूमिका की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की है। स्वामी चिदंबरम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम चाहते तो 2G घोटाला नहीं होता। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। कुल मिलाकर चिदंबरम का भविष्य और सरकार की साख खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल 10 अक्टूबर तक चिदंबरम को राहत तो मिल गई है, लेकिन ये राहत 10 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगी जरूरी नहीं है। वैसे अपने आका को खुश करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट में साफ साफ बता दिया है कि वो चिदंबरम के खिलाफ जांच नहीं करेगी, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय क्या होगा 10 अक्टूबर या उसके बाद ही पता चलेगा। चिदंबरम साहब इस पूरे घटनाक्रम से आहत हैं, नाराज हैं और प्रणब मुखर्जी से खपा भी। लेकिन क्या करें, एक पत्र और एक आरटीआई ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तमाम राजनीतिक कोशिशों के बीच उम्मीद थी कि सब मामला आपस में सुलटा लेंगे। किसी बीच एक खुलासा हो गया। प्रणब मुखर्जी की एक और चिट्ठी से पता चला कि जिस नोट पर इतना बवाल मचा है वो दरअसल पीएमओ और कई मंत्रालयों ने मिलकर तैयार किया था। मुखर्जी ने प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को भेजे अपने पत्र में ये खुलासा किया। इसमें बताया गया है कि वित्त मंत्रालय की ओर से
25 मार्च 2011 को चिदम्बरम के संबंध में जो नोट भेजा गया था उसे मेरे मंत्रालय के अतिरिक्त पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय सहित कानून मंत्रालय, संचार और वित्त मंत्रालय ने तैयार किया था। इस खुलासे के बाद सुलह की एक और कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि कांग्रेस अब भी यही कह रही है कि चिदम्बरम पर कोई केस नहीं बनता। गुरुवार को 10 जनपद से लेकर 7 RCR यानी पीएम निवास तक बैठकों का दौर जारी रहा। इसी दिन शाम को प्रधानमंत्री आवास पर चिदम्बरम और मुखर्जी की बैठक के बाद ये तय हुआ कि दोनों नेता मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस हुई भी। प्रणब मुखर्जी ने सिर्फ एक लाइन का बयान दिया कि उक्त नोट में मेरे विचार नहीं थे, यानी वही बात फिर से प्रणब दा दोहरा रहे थे जो पिछले कई दिनों से वो कह रहे थे। और चिदम्बरम साहब ने भी एक लाइन का छोटा सा बयान दिया कि मैं प्रणब मुखर्जी के बयान से खुश हूँ। अब सवाल ये है कि ये किस तरह का समझौता प्रधानमंत्री ने इन दो वरिष्ठ मंत्रियों के बीच करवाया। बहरहाल देश की जनता और साथ ही राजनीतिक हलकों में 10 अक्टूबर का इंतजार बेसब्री से रहेगा कि आखिर इस देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस दिन क्या कहती है। अगर कोर्ट ने चिदम्बरम की भूमिका की CBI जांच के आदेश दिए तो फिर क्या होगा। जाहिर है चिदम्बरम साहब का अपने पद पर बने रहना उतना ही मुश्किल होगा जितनी मुश्किल ए राजा को हुई थी। देश में एक इंप्रेशन है कि इस पूरी कैबिनेट में अगर कोई राजनीतिक तौर पे चेतन व्यक्ति है तो प्रणब मुखर्जी हैं। प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट हैं, वकील हैं, इसमें राजनीतिक आदमी एक ही है जो ये समझता है कि इस पूरे किस्से का नुकसान किस तरह कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ सकता है। शायद इसीलिए प्रणब मुखर्जी ने ये रुख लिया और दोबारा कहा कि मैं अपने मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोट के ऊपर कायम हूं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है क्या। थोड़ा सा इंतजार। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। इस घोटाले के बारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 2G आखिर है क्या। राजा ने क्या बेचा, ए राजा ने जो इस समय जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, क्या बेचा, किसने क्या खरीदा। वैसे CAG की रिपोर्ट बताती है कि 2G स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है ये मैं कहने की जरूरत अभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से CAG की रिपोर्ट या CAG विनोद राय का रुख है उससे लगता है कि अभी कुछ और घोटाले सामने आएंगे। उत्सुकता यह है कि क्या इस घोटाले की जांच में 2G स्पेक्ट्रम की जांच में कुछ निकल भी पाएगा। ये घोटाला कई मंत्रियों की बलि ले चुका है। इस सारी कवायद का आखिर नतीजा कोई निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सवाल देश के आम लोगों के मन में भी पैदा हो गया है। वैसे इस घोटाले में गृह मंत्री चिदम्बरम के घिरने से इसका पूरा स्वरूप बदल गया है और ये जांच प्रधानमंत्री के दरवाजे के ऊपर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और इस स्तर के लोग जिनमें राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष हैं, क्या इनका कोई रोल, क्या इनको कोई नई चीज शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर यह आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार कोई गृह मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में इस तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। दुर्भाग्य की बात है और अफसोस की बात है। हम चाहेंगे गृह मंत्री इस मामले से पाक साफ निकलें। इस घोटाले का राजनीतिक असर हुआ है। ए राजा की पार्टी DMK तमिलनाडु में चुनाव हार गई। आगे आने वाले चुनाव में इसका असर अभी देखना बाकी है और यहीं पर प्रणब मुखर्जी के मौजूदा स्टैंड का तर्क समझना चाहिए। इस घोटाले का केंद्र सरकार पर कोई असर हो सकता है क्या? लगता है कि होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी साख कुछ तो खो रही है। इससे पहले कि हम 2G घोटाले के राजनीतिक पहलू पर बात करें, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह घोटाला है क्या। समझिए,
2G का मतलब सेकंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी के मोबाइल फोन से है। मतलब ये कि पहले जब मोबाइल फोन आया तो उससे हम सिर्फ बातें कर सकते थे और SMS कर सकते थे। दूसरी पीढ़ी के मोबाइल फोन पर हम ईमेल वगैरह कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला बैंडविड्थ होता है, जिसके जरिए डाटा ट्रांसफर होता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला इसी बैंडविड्थ की बिक्री में हुई गड़बड़ी से जुड़ा है। आरोप ये है कि सरकार ने निजी कंपनियों को सस्ते दामों में बैंडविड्थ बेचा, नियमों की अनदेखी की और ज्यादातर ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया जो सारे मापदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इस घोटाले के सूत्रधार पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा माने जाते हैं। वो अब जेल में हैं। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक इस घोटाले में सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेक्ट्रम के आवंटन में नियमों की अनदेखी के साथ साथ अनेक उलटफेर भी किए गए। 2003 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये तय किया था कि वित्त मंत्रालय को स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन टेलीकॉम मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के इस फैसले को नजरअंदाज तो किया ही, साथ ही IT, वाणिज्य मंत्रालयों सहित योजना आयोग के परामर्शों को कूड़ेदान में डाल दिया। ये मामला 2008 से मीडिया में चल रहा है, जब 9 टेलीकॉम कंपनियों को 1,648 करोड़ रुपए में पूरे भारत में 2G मोबाइल सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी किए गए। खबर आते ही ये पता चल गया कि लगभग 122 सर्कल के लिए इतने सस्ते दामों पर लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिससे देश को अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। सरकार के लिए ये मामला और भी पेचीदा हो गया जब कुछ कंपनियों ने लाइसेंस लेकर दूसरी कंपनियों को ज्यादा कीमत पर इसे बेच दिया, बिना कुछ किए। सिर्फ कागजों की हेराफेरी से इन कंपनियों ने अरबों कमा लिए। स्वान टेलीकॉम ने 13 सर्किल के लाइसेंस $340 मिलियन में खरीदे, लेकिन अपनी कंपनी का 45% स्टॉक $900 मिलियन में अरब की एक कंपनी एटिस्टॉस को बेच दिया। दूसरी कंपनी यूनिटेक ने लाइसेंस $365 मिलियन में खरीदे, लेकिन अपने 60% स्टेक $1.36 बिलियन पर नॉर्वे की एक कंपनी को बेच दिए। इससे ये साबित हो गया कि सरकार ने जिस तरह से लाइसेंस बेचे उससे देश को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, CAG ने पाया कि स्पेक्ट्रम आवंटन में 70% से भी अधिक कंपनियां ऐसी थी जो टेलीकॉम मंत्रालय के नियम और शर्तों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरती। कुछ कंपनियों के रिश्ते ऐसे देशों से हैं जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं। इन सभी कंपनियों को लाइसेंस मिलने के 12 महीने के अंदर ही सभी महानगरों और जिला केंद्रों पर अपनी सेवाएं शुरू कर देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे खेल में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस पूरे सौदेबाजी में देश के खजाने को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। घोटाले के सामने आते ही देश में हंगामा मच गया। इस घोटाले के उजागर होने से लेकर आज तक मीडिया में कुछ न कुछ आता रहा है, बवाल मचता रहा, लेकिन सरकार ए राजा को बचाती रही। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर और संसद के बाहर इस मामले में किसी भी गड़बड़ी को नकारा। मैं आपको एक जानकारी और दूं, अगर मेरी जानकारी सही है तो किसी एक कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन मंत्री ए राजा को अपने यहां डिनर पे बुलाया और प्रधानमंत्री ने ए राजा से कहा कि आप परेशान मत हो, मैं पूरी तौर पर आपके साथ हूं। लेकिन जैसे ही ए राजा उस कमरे से बाहर निकले, प्रधानमंत्री के डिनर से बाहर निकले, प्रधानमंत्री ने उसी समय CBI चीफ को कहा कि इस मसले में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की नजर है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो मंत्री हैरान रह गया। विपक्ष ने JPC की मांग की, पहले सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। विपक्ष सरकार पर दबाव बनाता रहा। इसके साथ साथ और भी दूसरे घोटाले सामने आते रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स के मामले में ने तूल पकड़ लिया। इसी बीच नीरज राडिया का टेप सामने आ गया, जिससे पता चला कि किस तरह निजी कंपनियां ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाने के लिए लॉबिंग कर रही हैं। संसद की कार्रवाई ठप हो गई। विपक्ष का हंगामा इतना तेज हो गया कि सरकार को झुकना पड़ा। 2G घोटाले में JPC का गठन हो गया, लेकिन इस शानदार संसदीय व्यवस्था को नेताओं ने राजनीति का अड्डा बना दिया। JPC की रिपोर्ट का क्या हुआ?
ये अभी तक किसी को पता नहीं है। उस रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया या अस्वीकार किया, और स्वीकार या अस्वीकार किया तो वो रिपोर्ट है क्या, आधिकारिक तौर से अभी तक हमारे सामने आई नहीं है। लेकिन इस मामले में कई लोग जेल चले गए। सबसे बड़ा नाम इस घोटाले के सूत्रधार ए राजा का है, जिसके बाद करुणानिधि की बेटी कानीमोई जेल गई। साथ साथ कई कंपनियों के अधिकारियों को जेल जाना पड़ा। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मंत्री किसी घोटाले के आरोपी बनाकर जेल भेजे गए। ताकतवर नेता और निजी कंपनियों के मालिक जेल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जितने भी लोग आज 2G घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, और चीफ जस्टिस कपाड़िया की वजह से घोटालेबाज बचने की कोशिश के बावजूद नहीं बच पाए हैं। 2G स्पेक्ट्रम मामला कोर्ट कैसे पहुंचा ये हम आपको बताएंगे, पर आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों ने राजा को मंत्री बनवाने के लिए लॉबिंग की, नीरा राडिया वो बाहर हैं। नीरा राडिया के टेप में जिन पत्रकारों के नाम आए वो कहां हैं, उनसे कोई पूछताछ हुई या नहीं हुई। लेकिन मामला कोर्ट कैसे पहुंचा, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने 2G स्पेक्ट्रम में पैसे खाए, उनके तार या उनका जोड़ किस किस से है, क्या इसकी जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी के पास पहुंच चुकी है? सुब्रमण्यम स्वामी का आत्मविश्वास तो कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, लेकिन शायद वो नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ खास सबूत हैं। ये खास सबूत उनको किसने पहुंचाए? शायद इस सरकार में उनके सबसे बड़े दोस्त ने पहुंचाए, क्योंकि जिसने आरटीआई एप्लीकेशन डाली उसने तो कहा कि मैंने ये जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं दी है। किसने दी जानकारी? एक क्विज, एक सवाल आपसे पूछता हूं, इस सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी का सबसे बड़ा दोस्त कौन है जिसे स्वामी ने स्वयं उसके नाम का खुलासा किया है? अगर आपको वो नाम याद हो तो आप अपने मन में ले लीजिए। हो सकता है उसी ने स्वामी जी को सारी जानकारी दी हो। सारे सबूत अभी स्वामी के पास नहीं आए हैं। मान लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी सबूत खोल दें कि किसने उन्हें दिया है तो होगा क्या? आइए आपको बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के इस विश्वास का राज आखिर है क्या। पर वो सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछा है कि इस सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी का सबसे बड़ा दोस्त कौन है जिसका नाम उन्होंने खुद एक बार लिया है, सवाल का जवाब तलाशते रहिए। अब सवाल उठता है कि इस घोटाले का क्या नतीजा निकलेगा, तुरुप का पत्ता किसके पास है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनके पास सूचना के अधिकार के तहत प्रणब मुखर्जी का पत्र है जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम की भूमिका को लेकर कुछ सवाल उठाए गए। किसने ये कागज सुब्रमण्यम स्वामी के पास तक पहुंचाया? आरटीआई के तहत ये जानकारी लेने वाले उस व्यक्ति के दिमाग की दाद देनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए जिसने प्रणब मुखर्जी का ये पत्र निकलवाया। एक बात और है जिसे समझना जरूरी है, लोगों के मन में ये धारणा बैठ चुकी है कि श्री सुब्रमण्यम स्वामी और श्री मनमोहन सिंह बहुत गहरे दोस्त हैं। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तब सुब्रमण्यम स्वामी उस सरकार में मंत्री थे और श्री मनमोहन सिंह उस सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। दूसरी तरफ राजा ने कोर्ट में बयान दिया कि प्रधानमंत्री को सारी चीजों की जानकारी थी और प्रधानमंत्री की जानकारी में ही उन्होंने सारे फैसले लिए। राजा अगर सिर्फ एक कड़ी होते तो ये माना जा सकता था कि वो अपनी छवि चमकाने के लिए प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, लेकिन राजा मनमोहन सिंह कैबिनेट के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे। वो ऐसे मंत्री थे जो सिर्फ मंत्री ही नहीं थे बल्कि इतने हेकड़ीबाज मंत्री थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा किए हुए किसी भी काम में प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप नहीं किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय का मतलब आखिरी तौर पर प्रधानमंत्री होता है और छोटे तौर पर वहां का एक डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, ताकि कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो फौरन प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दें। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में जिस ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास संचार मंत्रालय का जिम्मा था, उसने संचार मंत्रालय में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में प्रधानमंत्री को नहीं बताया? ये जांच कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री को करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उनको जानकारी नहीं मिली, कहीं इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी इंटरेस्ट तो नहीं था। लेकिन राजा का कहना है कि उन्होंने सब कुछ प्रधानमंत्री को बताकर किया। राजा के इस सवाल का जवाब इस सरकार में किसी को तो देना चाहिए, भले ही आप ये कह दें कि राजा गलत कह रहे हैं। मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली उन दिनों ऐसी थी कि मंत्री अपने मंत्रालय के काम का जिम्मेदार होता था। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय ये कह दे तो मान लिया जाएगा कि संचार मंत्रालय में हुए सारे कामों की जिम्मेदारी, जिनमें घोटाले भी शामिल हैं, राजा के ऊपर है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक ये नहीं कहा, या प्रधानमंत्री ने अभी तक ये नहीं कहा। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे राजनेता चुप रहने में भलाई समझते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि सुब्रमण्यम स्वामी दुधारी तलवार है। सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के ऊपर भी वार करेंगे और करुणानिधि के लोगों पर भी वार करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अकेले खड़े होकर 2G स्पेक्ट्रम की लड़ाई लड़ी। तो क्या तुरुप का पत्ता प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलकर सुब्रमण्यम स्वामी के पास आ गया है? तुरुप के पत्ते से मतलब ये डर दिखाना कि मेरे पास एक ऐसा पत्ता है जिसे अगर मैं खोल दूं तो हारी हुई बाजी जीत सकता हूं। मैं एक अनुरोध देश के कुछ लोगों से करना चाहता हूं और ये अनुरोध देश की जनता की ओर से करना चाहता हूं। मैं बहुत साधारण आदमी हूं, मेरी बात आप माने या न माने आपके ऊपर है, लेकिन देश की जनता ये चाहती है, क्योंकि जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं उन लोगों ने मुझे कहा कि अगर ऐसा हो तो इस अवसर को भी ताकत में बदला जा सकता है। कैसे? मैं अनुरोध कर रहा हूं देश की जनता की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री से, नेता विपक्षी दल लोकसभा, नेता विपक्ष राज्यसभा और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्षों से, वक्त आ गया है कि देश के मन में इस पूरे सिस्टम के प्रति सम्मान पैदा कीजिए, सम्मान जगाइए। एक छोटा सा तरीका हो सकता है कि राजनीति में नैतिकता की शुरुआत दोबारा, नैतिकता का स्थान दोबारा हो, इसकी कोशिश कीजिए। सिर्फ इतना कीजिए कि जो आरोप लगाएं नेता विपक्षी दल, लोकसभा राज्यसभा और पार्टियों के अध्यक्ष, उनमें इतना साहस होना चाहिए कि वो कहें कि अगर ये आरोप गलत निकले तो हम त्याग पत्र दे देंगे, अपने पदों से त्याग पत्र दे देंगे। राजनीति से संन्यास मत लीजिए, लेकिन अपने पदों से संन्यास ले लीजिए। और वहीं सरकार में ये साहस होना चाहिए कि सरकार इन लोगों के द्वारा लगाए हुए आरोप की जांच कराए, क्योंकि नेता विपक्षी दल, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष, साधारण आदमी नहीं है, मेहनत से अपने काम के जरिए उन पदों के ऊपर पहुंचे हुए हैं। सरकार जांच कराए और जांच का जो नतीजा निकले उसके ऊपर अमल करे, और अगर आरोप गलत निकले तो ये लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दें। माननीय महानुभावों, ये देश की जनता की आपसे अपील है, कृपया स्वीकार कीजिए और स्वीकार करने के साथ इस देश की राजनीति को वो चीज दीजिए जो पिछले कई सालों में राजनीति से गायब हो गई है, यानी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी और नैतिकता। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।